हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने 19th सेंचुरी के जो पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कशन किया था। जीबी शॉ थे, उनके बारे में डिस्कशन किया था। पहले लाइफ फिर वर्क डिस्कस किया था। काफ़ी अच्छा लगा था आपको सुनने में, मुझे करने में। तो इसी वे में आज हम आगे बढ़ते हैं, जो कि 19th सेंचुरी के लास्ट पॉइंट हैं और ये आपका DSSB का सिलेबस है। इसके बाद हम इंडियन पॉइंट जो हैं उन पर वर्क करें, उन पर वीडियोज़ बनाएंगे। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आर्थर मिलर, आज हम आर्थर मिलर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हु बॉर्न इन 1915 एंड डाइड इन 2005। एज आई टोल्ड यू दैट ही वाज 19th सेंचुरी पोएट एंड इट इज द सिलेबस ऑफ DSSB इंग्लिश एंड you might be know that next to next month is its exam, DSSB. I think it should be in जून 2023 में आपका ये DSSB का एग्जाम होगा, जो कि मार्च में पहले होने वाला था लेकिन ये एक्सटेंड हो गया। तो चलिए इस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। आर्थर मिलर जो हैं वो एक अमेरिकन प्ले राइट थे, एसेस्ट थे एंड स्क्रीन राइटर थे। देखिए, प्ले राइट उसे कहते हैं जो स्टेज प्ले के बारे में लिखते हैं या उसको कोऑर्डिनेट करते हैं या बनाते हैं उसे। बिलोंग्स टू अ जेविश फैमिली इन मार्च। देखिए, जेविश फैमिली से बिलोंग करते थे और ऐसी वैसी जेविश फैमिली नहीं थी, ज्यूइश फैमिली ऐसी वैसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वो रिच पर्सन थे। इनके फादर एक गारमेंट फैक्ट्री के ऑनर थे जिनके अंडर में 400 एम्प्लॉयज वर्क करते थे। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी in March 2007, Michigan University opened the Arthur Miller's Theatre. In 2005 he died from heart failure. हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हो गई थी 2005 में। और यहाँ देखते हैं तो 2007 में मिशिगन यूनिवर्सिटी जो थी वो उन्होंने आर्थर जो मिलर हैं उनके नाम से एक थिएटर स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आते हैं कॉजेस पे। ही स्टडीड इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री। उन्होंने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में स्टडी किया था ताकि ये उनको प्ले लिखने में हेल्पफुल हो सके। देखिए, खास करके हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आपको बहुत सारे ड्रामाज मिल जाते हैं, प्ले मिल जाते हैं, बहुत सारे आइडियाज मिल जाते हैं कि उस टॉपिक पे आप बना सकते हैं। एंड जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे पॉइंट क्या करते हैं कि कुछ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे लिख रहे हैं, कुछ सेकंड वर्ल्ड वॉर पे लिख रहे हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर पे तो बहुत सारे पॉइंट्स ने लिखे हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हिस्ट्री इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इन 1936 ही रोट नो विलन। उन्होंने 1936 में नो विलन लिखा, जिसके लिए उन्हें एक प्राइज भी मिला था जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और एवरी हॉपवुड अवार्ड मिला था, इसको हम आगे बताएंगे। फिलहाल इस टॉपिक पे आते हैं। ये अवार्ड भी इसलिए मिला था क्योंकि इस प्ले से इंस्पायर होकर एक मूवी बनाई गई थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको देखिएगा। ट्रेलर में बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप समझ जाएंगे। उसमें भी यही होता है कि एक कंपनी जो होती है, मतलब कह सकते हैं टेक्सटाइल कंपनी जो होती है, तो वो अपने वर्कर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, बहुत ज़्यादा उन्हें सप्रेस करती है। तो बेसिकली ये किस तरह से उसको निकाला जाता है, क्या इसका सॉल्यूशन होता है, क्या सॉर्ट आउट होता है, वो उसमें दिखाया गया नो विलन में। नो विलन मीन्स कि इसमें यह बताया गया है कि उस कंपनी का जो प्रोप्राइटर होता है उसी के अगेंस्ट जो वर्क कर रहे होते हैं, मीन्स कि कंपनी के मालिक से जिसको प्रॉब्लम है वो मालिक कोई और नहीं बल्कि स्ट्राइक करने वाले का फादर है, जबकि बात उसे पता ही नहीं है। तो इसलिए मे बी इसे राइटर ने कहा है नो विलन। वॉज अ स्टेज प्ले। ये स्टेज प्ले था, ध्यान रखिएगा। स्टेज प्ले मीन्स की ड्रामा प्ले, जिसे कह सकते हैं कि थिएटर में करते हैं। द स्ट्राइकिंग ऑफ अ गारमेंट्स इंडस्ट्री दैट सेट बाय सन हु इज अगेंस्ट हिज फैक्ट्री प्रोप्राइटर फादर। अ मूवी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस प्ले। जैसे मैंने आपको बताया कि एक मूवी बन चुकी है इस पे। नेक्स्ट आते हैं। इन 1949 ही रोट डेथ ऑफ अ सेल्समैन। देखिए, इनके 2-3 राइटिंग्स आप याद रख लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। डेथ ऑफ अ सेल्समैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, डेथ ऑफ अ सेल्समैन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, स्टोरी क्या है ये? दैट वाज अ स्टेज प्ले दैट एड्रेसेस लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड मैन्स इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट चेंज विद इन हिम एंड सोसाइटी। ये डेथ ऑफ अ सेल्समैन एक ऐसी स्टोरी है जो कि आपको ये बताता है कि किसी भी इंसान की अपनी कुछ अर्निंग करने के लिए या तो वो अर्निंग कर ले या अपनी पहचान बना ले। स्टार्टिंग से अगर उसको इनिशिएटिव नहीं मिलता है, ऊपर पहुंचने का मौका नहीं मिलता है, तो उसके लिए उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाती है। यही चीज़ में बताया गया है कि आइडेंटिटी एंड मैंस इनएबिलिटी,
कई जगह ऐसे होता है कि मैन इंसान चाह के भी वो कोशिश नहीं कर पाता, वो चीजें उससे नहीं मिल पाती हैं, वो उससे वंचित रह जाता है। टू एक्सेप्ट चेंज विद इन हिम एंड सोसाइटी, और वो उस चेंजेस को उसको अपनाना पड़ता है। इन शॉर्ट, आप किसी जगह जाते हैं, किसी न्यू कंपनी आपने ज्वाइनिंग ली, अगर आप जैसा माहौल चाहते हैं कि आप चाहते हैं भाई कि एक कंपनी है, फॉर्मल वे में वर्क होता है, आपको वैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा माहौल। लेकिन आपको जैसा माहौल मिलेगा उस माहौल में आपको वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है कि वहां के एम्प्लॉइज आपस में अब्यूज करते हो, लेकिन आपको उस माहौल में ढलना पड़ेगा, क्योंकि आप उस माहौल में ढलना नहीं चाहते हैं, फिर भी ढलना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई और जॉब नहीं मिल रही है। तो ये इस टाइप की सिचुएशन है कि सोसाइटी जैसी है वैसा आपको बनना होगा, और बेसिकली इन्होंने अपने इस राइटिंग में यही बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आते हैं 1947, ही रोट ऑल माई सन्स। उन्होंने 1947 में लिखा था, ही रोट ऑल माई सन्स, दैट वाज अ स्टेज प्ले दैट टेल्स अबाउट अ मैन फील्स फुलफिल्ड सोशल ऑब्लिगेशंस। ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि एक इंसान के सोशल ऑब्लिगेशंस को बताता है, यानी कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के लिए, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो इसके बारे में बताता है जो प्ले है। लेकिन जो इसमें मेन कैरेक्टर है वो इन चीजों से दूर होता है, वो चाहता ही नहीं कि मैं सोसाइटी के बारे में सोचूं, वो बस अपने बारे में सोचता है बिकॉज ऑफ मनी। हिज लाइफ एज ही हैज बीन ब्लाइंडेड ऑफ मनी, ठीक है, क्योंकि वो पैसों में अंधा हो चुका है, वो सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोचता है। बेसिकली जो इन्होंने यहां लिखा है वो अभी चल रहा है, मींस कि इन्होंने ये चीज लिखी थी 1947 में, और आज लगभग 60 या 70 ईयर्स कह सकते हैं, 70 ईयर्स बीत चुके हैं। आज यही तो हो रहा है हमारे समाज में कि लोग चाहते हैं कि बस हमारी ही जय जयकार हो, हम ही आगे बढ़ें, भले हम किसी के सर पे पैर रख के बढ़ें, लेकिन हमें ही आगे बढ़ना है, किसी और को आगे नहीं बढ़ने देना है। तो बेसिकली ये काफी एक डीप मैसेज वाला पोएम है, इसको पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आते हैं, ही वॉन टोनी अवार्ड। टोनी अवार्ड उसे कहते हैं जो कि प्ले के ऊपर दिया जाता है, तो बेस्ट प्ले के लिए उन्हें टोनी अवार्ड मिला। पुलित्जर प्राइज मैंने आपको बता दिया है जो कि बेस्ट राइटिंग के लिए मिलता है, और एक नया प्राइज है जिसे एवरी होपवुड अवार्ड कहते हैं, जो उन्हें नो विलन के लिए मिला था, ठीक है। इनके आप 3-4 चीजें अगर याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और नो विलन के लिए मिला था, और जो कि एक तरह से उनका रीमेक बना था, किस पर, हॉलीवुड मूवी उस पर बनाई गई थी। ऑर्थर वर्कड फॉर लीग ऑफ अमेरिकन राइटर फ्रॉम 1935 टू 1943। 1935 से 1943 के बीच में उन्होंने अमेरिकन राइटर एज उसके लिए वर्क किया था। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि नो विलन एक बेसिकली एक ऐसी स्टोरी थी जो बहुत ज्यादा फेमस थी, और आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। एक हो गया आपका नो विलन, एक डेथ ऑफ सेल्समैन, और एक ऑल माई सन्स। ये चीजें आप याद रखेंगे तो काफी अच्छी तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लाइफ के बारे में बात करें तो ही वॉज एन अमेरिकन प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट एंड एस्थेस्ट, ड्रामेटिस्ट भी थे वो, एंड स्क्रीन राइटर भी थे। बिलोंग्स टू अ जेविश फैमिली, उनकी फैमिली जो थी एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती थी, हु वॉज वेरी रिच, एंड हिज फादर वॉज बिजनेसमैन हु रन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड देयर वर 400 वर्कर्स एम्प्लॉयड इन हिज फैक्ट्री। मार्च 27 में क्या होता है 2007 में कि मिशिगन यूनिवर्सिटी उनके नाम से एक थिएटर खोल देती है। ये एक तरह से उनका अचीवमेंट है। डेथ उनकी होती है 2005 में, जो कि हार्ट फेलियर की वजह से होती है। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज, ही स्टडी इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ताकि वो अपने प्ले अच्छी तरह से लिख सकें। एंड इन 1936 ही रोट, उन्होंने नो विलन लिखा 1936 में, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि वो स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने वाला कोई और नहीं होता, कंपनी का के मालिक का बेटा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि इनके वर्क क्या थे। 49 ही रोट डेथ ऑफ अ सेल्समैन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन आज के युग की कहानी बताता है आपको कि कैसी सिचुएशन होती है, और आपको उसके अनुसार ढलना ही पड़ता है, भले ही आपका मन हो या ना हो। नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे एक और था, इन 1947 ही रोट ऑल माई सन्स। उन्होंने ऑल माई सन्स लिखा था, जो कि इस बात को शो करता है कि एक बिजनेसमैन है जो कि अपनी सोशल ऑब्लिगेशन को भूल चुका है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल चुका है। क्यों? क्योंकि उसके पास मनी बहुत ज्यादा आ गया है। ये चीज भी आप अपने सोसाइटी में कंपेयर कर सकते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट है ही वॉन टोनी अवार्ड, बेस्ट प्ले के लिए उन्हें टोनी अवार्ड मिला, और बेस्ट राइटर के लिए पुलित्जर प्राइज मिला, और एवरी वुड प्राइज किस लिए मिला उन्हें, नो विलन के लिए, ठीक है। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम इसके वर्क को डिस्कस करेंगे। ये इनका आज लाइफ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और कोई ना कोई काम ऐसा जरूर कीजिए जिससे सोसाइटी में एक पॉजिटिव मैसेज आए और सोसाइटी का भला हो सके और आप किसी के काम आ सकते हैं।
आ सके पॉजिटिव वे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।